बहुत देर तक नींद नहीं आई थी। गर्दन घुमाकर देखना भी नहीं चाहता था। मध्यम रोशनी जला दी थी और न जाने कब तक गहरी सोचों का शिकार रहा था। अलबत्ता इस नींद के लिए मैं आज तक हैरान हूँ, जो मुझे निहायत आसानी से आ गई थी। और नींद भी इतनी गहरी कि दूसरी सुबह मेरी आंख खुली थी। आंख खुलने के बाद कुछ देर के लिए माहौल से वाकफियत नहीं होती और ये देखना पड़ता है कि हम इस वक्त कहाँ हैं। चुनांचे मैंने होटल के इस कमरे की छत को देखा, खिड़की को देखा, वहाँ रखे हुए फर्नीचर को देखा और मुझे याद आ गया कि वो रियो पैलेस का एक कमरा है। लेकिन फर्नीचर को देखने के सिलसिले में उस सोफे पर भी निगाह पड़ी जो उस वक्त खाली था। मैंने हैरानी से उस खाली सोफे को देखा और फिर मेरी निगाहें बाथरूम की जानिब उठ गईं। लेकिन बाथरूम में भी अंधेरा फैला हुआ था और दरवाजा भी बंद था और मोहतरमा रोजाना फरनाज मेरे कमरे में मौजूद नहीं थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आए। मेरी निगाह अपने सामान की जानिब उठी, लेकिन कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। फिर मैं बरक रफ्तारी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे का हैंडल खोला तो अंदाजा हुआ कि दरवाजा खुला हुआ है और ये अंदाजा होने के बाद इस बात का एहसास भी हुआ कि हो सकता है मोहतरमा रोजाना फरनाज अपने कमरे में चली गई हो। लेकिन मालूमात हासिल करना जरूरी था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि रात को वो लड़की मुझे बेवकूफ बनाकर खामोशी से बाहर निकल गई हो। जिस कमरे के बारे में मोहतरमा रोजाना फरनाज ने बताया था, उसका सही तायुन करके उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक दी और दरवाजा खोलने वाली वही खातून थी। सॉरी, मैं तुम्हें बताए बगैर वहाँ से चली आई। जाओ अपने कमरे में जाओ, शेव बनाओ। बड़ी हुई शेव मुझे बहुत बुरी लगती है। आदमी बीमार बीमार सा महसूस होता है। और हाँ, जरा कोई साफ सुथरा सा लिबास पहन लेना। ये लिबास पहनकर तुम मेरे कमरे तक चले आए। जी हाँ, गलती होगी, माफी चाहता हूँ। जाओ जाओ, मैं नाश्ता तुम्हारे ही कमरे में करूंगी। बस जब तक तुम तैयार हो जाओगे मैं रूम सर्विस को टेलीफोन करके नाश्ते के लिए कह दूंगी और तुम्हारे कमरे में पहुंच जाऊंगी। भाई जाओ, ये तुम्हारा बड़ा हुआ शेव मेरे जहन को गिरा गुजर रहा है, प्लीज। उसने इस आजिजी से कहा कि मुझे वापस होते ही बन पड़ी और मैं लड़खड़ाते कदमों से वापस पलटकर अपने कमरे में दाखिल हो गया। उसके बाद मोहतरमा की हिदायत के मुताबिक शेव भी बनाई और लिबास भी उम्दा पहना। फिर दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। वाह भाई जहांगीर जमाल शाह साहिब, जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आ रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि किस तरह मुड़ा जाए। अब इन खातून का अंदाजा देख लीजिए। महसूस होता है जैसे मेरी सरपरस्त हैं और इन्हीं की निगरानी में मैं पल कर जवान हुआ हूँ। मोहतरमा को अंदाजा नहीं था कि किस भट्टी में आ पड़ी हैं। एक जरा सी जुम्बश उनके सारे मयारे जिंदगी को तबाह कर सकती है। आंटी शैम्पल के साथ जो जिंदगी उन्होंने गुजारी है और जिसे वो कैदी समझती थी, वो इस जिंदगी से बदरजा बेहतर थी, जो एक लम्हे की लग़ज़िश में उन्हें हमेशा हमेशा के लिए हासिल हो सकती है। लेकिन ये इत्मीनान था, क्या अंदाज था, क्या अंदाज हुक्म था। बहरतौर मैं बाहर निकल आया और इंतजार करने लगा। वो नाश्ते के साथ साथ ही अंदर दाखिल हुई थी। वेटर को इस तरह हिदायत दे रही थी जैसे अपने आबाई मुलाजिम को अपने ड्राइंग रूम में खाना या नाश्ता लगाने की हिदायत कर रही हो। मेरी जानिब उन्होंने निगाह भर कर देखा तक नहीं था। मैं खामोशी से इंतजार करता रहा और जब वेटर वापस चला गया तब वो मेरी जानिब मुतवज्जे हुई। मुझे गहरी निगाहों से देखा और मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली, अब उम्दा लग रहे हो, शानदार, बेहद शानदार, आओ नाश्ता करें। अलबत्ता नाश्ते की मेज पर भी उन्होंने अपना वही अंदाज बरकरार रखा। बस ये महसूस हो रहा था कि वालिदा साहिब बहुत अरसे के बाद मुझे नाश्ता करा रही हैं। दिल ही दिल में हंसी आ रही थी और मैं सोच रहा था कि ये लड़की अपनी बचत कर गई। भला इससे क्या कहा सुना जा सकता है। खुद इसके अंदाज में कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं थी जैसे उसे मुझसे किसी खौफ का एहसास हो। नाश्ता करते हुए उसने कहा, तुम्हारे आ जाने के बाद कम से कम मुझे बड़ा सुकून हुआ है। जी, मैंने सादतमंदी से कहा, वरना मैं अपने आप को इतना तन्हा तन्हा महसूस करती थी। अब देखो ना, अंकल डिगल्सन से अव्वल तो मेरी बहुत ज्यादा मुलाकातें ही नहीं हुई। बेशक वो एक अच्छे और नेक इंसान हैं और मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे और उनके दरमियान तकल्लुफ की दीवार हायल है। बाकी रही आंटी शैम्पल, तो उनके बारे में तो मैं तुम्हें तफसील बता ही चुकी हूँ। न मुझे कोई दोस्त बनाने दिया लड़की या लड़का, बस यूं ही शनासाई साए की तरह मेरे साथ साथ लगी रहती थी। अब लुत्फ आ रहा होगा। बादलों की तरह मुझे तलाश करती फिर रही होंगी और अच्छा है कभी ना तलाश कर पाए। और एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, आंटी शैम्पल से मुझे इस कदर नफरत हो गई है कि अब मुझे अगर ये खतरा हुआ कि वो दोबारा मुझ पर काबू पा लेंगी तो शायद मैं उन्हें हलाक करने से भी गुरेज ना करूं। जी, मैंने फिर उसी अंदाज में कहा, तुम बहुत कम बोल रहे हो, क्या बात है? कल तो तुम्हारी कैफियत ऐसी नहीं थी। जी हाँ, वक्त वक्त की बात है। नहीं भाई, मुझे बोर मत करो। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे खूब हंसते बोलते रहो। दरअसल मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास है। तुम्हारी मम्मी और डैडी तो है ना? उसने सवाल किया और मैं निगाहें उठाकर उसे देखने लगा। जी हाँ हैं, वो तुमसे मोहब्बत भी करते होंगे
जरा ये तो बताओ कि मम्मी का अंदाज क्या होता है तुम्हारे साथ? क्यों पूछ रही हो? इसकी एक वजह है। मैं अच्छी तरह नहीं जानती कि माँ अपने बच्चों से किस तरह पेश आती है। ना ही डैडी के बारे में मुझे ये बात मालूम है। हाँ, बस जो कुछ पढ़ा है और इधर उधर लोगों से सुना है उसी से वाकफियत है। लोग कहते हैं कि माँ और बाप बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। न जाने मेरा बचपन कहाँ खो गया है। उसके लहजे में उदासी घुल गई और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। इन जुमलों ने मुझे बहुत मुतासिर कर दिया था। इसका केस मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। वैसे कोई यकीनी तौर पर ऐसी ही पुरस्रार बात थी जिसकी बिना पर इतने बड़े बड़े लोग इस जानिब मुतवज्जे हो गए थे। आखिर शहबाज अहमद साहब को भला क्या पड़ी थी? एक लड़की के वालिदैन की तलाश के लिए एक बाकायदा शख्स को मखसूस कर दें। अंकल डिगल्सन और ताबूत में लेटी हुई लाश का मसला भी बड़ा अनोखा था। वो लाश किसकी थी जिसकी शक्ल में मुझे यहाँ भेजा गया था? सूरत हाल इस हद तक सामने आई थी कि अंकल डिगल्सन नामी किसी शख्स ने एक शख्स को इस सिलसिले में मतलूब किया था और वो शख्स किसी तरह हलाक हो गया। बात तो ये है कि ये अंकल डिगल्सन आखिर है कौन और क्या हैसियत रखते हैं, और फिर इस कदर बड़ी हैसियत के शहबाज अहमद साहब को उनके लिए काम करना पड़ा, और वो भी इस अंदाज में। शहबाज अहमद साहब ने जो कुछ कहा था वो भी मेरे जहन में था, यानी वो बेचारे खुद भी उलझे हुए थे। इसका मतलब है कि मामला इस सतह से भी बहुत ऊंचा था। शहबाज अहमद साहब ने तो ये भी कहा था कि अब मेरी कदरों कीमत इस कदर बढ़ गई है कि बहुत आला पैमाने पर बाज मामलात में मेरा इंतखाब किया जाता है, यानी सूरत हाल इतनी मामूली नहीं है कि मैं इसे सती अंदाज में लूं। इस लड़की के सिलसिले में मैं जो कुछ कर रहा हूं वो बहुत बड़ी सतह की चीज है। अलबत्ता ये मामला जिस अंदाज में पेश आ रहे हैं वो जरा मुख्तलिफ है। वैसे मुझे वो टेलीफोन भी याद आया, वो पुरस्रार शख्स जिसने मुझे इस सिलसिले में हिदायत दी थी, यानी कोई ऐसी शख्सियत जो ये बात अच्छी तरह जानती है कि असल आदमी मर चुका है और मैं उसकी जगह काम कर रहा हूँ। क्या वो अंकल डिगल्सन की शख्सियत हो सकती है? इम्कानात इसी बात के थे, बल्कि हर तरह से ये शुबा हो रहा था। वो नाश्ता खत्म कर चुकी और मैं खामोशी से नाश्ते में मसरूफ रहा। तब उसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, कितना खाओगे? क्या दोपहर का खाना खाने का इरादा नहीं है? मैं चूंकि बेख्याली में खाए जा रहा था इसलिए मैंने चौंक कर उसकी सूरत देखी और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या तुम बहुत ज्यादा नाश्ता करने के आदी हो? जी हाँ, आप हुक्म दीजिए तो कल से खत्म कर दूं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे खाने पीने पर पाबंदी थोड़ी लगाना चाहती हूँ। वैसे भी तंदुरुस्त रहने के लिए अच्छी खुराक बेहद जरूरी है। बस मैं तो ये कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा खा गए, गालिबन किसी सोच में डूबे हुए थे। हाँ, मैंने संजीदगी से कहा। चाय और बनाओ तुम्हारे लिए? नहीं शुक्रिया। और उसने नाश्ते के बर्तन समेटकर एक जानिब रख दिए और उसके अंदर भरपूर औरतपन झलकता था। उसके अंदाज की नरमी ये बताती थी कि उसके अंदर मोहब्बतों के जज्बे बहुत तेज और तुन हैं और वो इसका इजहार किसी एक शख्सियत पर ही कर देना चाहती है। शायद वो दबे हुए जज्बात और वो छुपे हुए एहसासात नुमाया हो गए थे जो उसके सीने में पोशीदा थे और उसका मरकज मैं ही बना था। बर्त और बाज़ औक़ात ऐसी कैफियत में भी लुत्फ आने लगता है। शर्त यह है कि इंसान अपने जहन को उस जानिब माइल कर ले। और मैंने दिल में सोचा कि चलो एक नया तजुर्बा ही सही। चुनाचे मैं अब किसी कदर मुतमईन हो गया और मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखते हुए कहा, जी मैडम, अब हमारा क्या प्रोग्राम होगा? वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर उसने कहा, एक बात कहूँ? हंसोगे तो नहीं? आप हुक्म देंगी तो नहीं हंसूंगा। भाई कैसी बातें करते हो? हर काम मेरे हुक्म से ही थोड़ी करोगे, और फिर मैं कोई तुम्हारी हाकिम तो नहीं हूँ। तुम तो खुद मेरे लिए इतना मुश्किल काम कर रहे हो, मैं तो खुद तुम्हारे लिए अहकामात मानूंगी। बस दोस्तों की तरह कोई बात कहना चाहूँ तो उसे सुन लिया करना, ना करना तुम्हारी मर्जी है। क्या कहना चाहती हो? मैंने उससे सवाल किया। देखो, मैं तुम्हें अपने बारे में तफसील बता चुका हूँ। मेरा बचपन मुझे एक मखसूस उम्र तक याद नहीं है। बस यूं लगा जैसे बेहोश हूँ या लंबे अरसे सोती रही हूँ, दुनिया से बिल्कुल बेखबर होकर, और उन लोगों को भूल चुकी हूँ जो मेरे इर्द गिर्द फैले हुए थे। हाँ, जब होश संभाला तो सिर्फ आंटी शैम्पल को देखा और उसके बाद एक ही सूरत देखते देखते, और वो भी बड़ी पाबंदियों के साथ, दिल में नफरतों के जज्बे बेदार हो जाना लाजमी बात थी। आंटी शैम्पल ने जिस कदर पाबंदियां मुझ पर लगा रखी थी, ओफो छोड़ो, बार बार उन्हीं का तज़किरा करने बैठ जाती हूँ। भरतौर यूं समझ लो मैंने जिंदगी में ना कोई दोस्त बनाया, ना कोई अपना साथी तस्वुर किया। अब जब कि मेरे दिल में यह ख्याल जागा है कि मैं अपने आप को शिनाख्त करूं और ये मालूम करूं कि मेरे मम्मी और डैडी कौन थे और मैं क्या थी, तो इसके लिए अंकल डिगल्सन ने मेरे साथ ताउन किया। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ तुम जैसे दोस्त का मिल जाना भी बहुत कीमती है।
मैं यकीनी तौर पर आगा तौकीर को तलाश करके अपने बारे में मालूमात हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन ये भी नहीं कि हम सिर्फ एक ही काम में सरगर्दा हो जाएं। तुम्हारे साथ यहाँ की सैरो सियाहत करके मुझे बहुत लुत्फ आएगा। मैं दरअसल डरती हूँ दुनिया से, और यकीन करो बहुत सी चीजों से नावाकिफ हूँ। बाज़ जगह इतनी घबरा जाती हूँ कि मुझे पसीना आ जाता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम होता कि इस दुनिया के कवानीन क्या हैं। ठीक है, फिर आगा तौकीर को तो हम तलाश करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ अगर सैरो सियाहत का मशगला भी जारी रहे तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, मैंने जवाब दिया। तो गोया तुम मुझसे मुत्तफिक हो? जी बिल्कुल, मैं फिर उसी अंदाज में बोला, और फिर मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ आगा तौकीर के बारे में तुम्हें और क्या तफसीलात मालूम है? दरअसल अंकल डिगलसन ने मुझे बहुत सारी बातें बता दी थी। उन्होंने कहा है कि अगर आगा तौकीर मिल जाए तो उसके साथ सख्त सलूक करके उसकी जुबान खुलवाई जा सकती है। सिर्फ वही है जो मेरे माजी के मुतालिक पूरी तरह जानता है। अगर आगा तौकीर तुम्हें मिल जाए तो तुम पहचानोगे किस तरह? बताया तो था मैंने तुम्हें। अंकल डिगलसन ने मुझे इससे इस कदर रोशनास करा दिया है कि बस वो कहीं नजर आ जाए, मैं तुम्हें इशारे से बता दूंगी कि वो आगा तौकीर है। इस सिलसिले में उन्होंने मुझे कुछ फिल्में भी दिखाई थी आगा तौकीर के बारे में, उसकी आदात खसाइल के बारे में बहुत सी तफसीलात बताई थी। गोया तुम आगा तौकीर को बासानी पहचान सकती हो? बिल्कुल पहचान सकती हूँ। इस सिलसिले में तुम मुतमईन रहो, बस जहाँ भी वो नजर आया मैं तुम्हें इशारा कर दूंगी, बाकी काम तुम्हारा है। गुड, वेरी गुड। तो अब क्या ख्याल है? सैरो सयाहत, ये लिबास बहुत अच्छा है जो तुमने पहना है, लेकिन बाहर निकलने के लिए तो दूसरे लिबास की जरूरत होगी, और मैं खुद भी नया लिबास पहनूंगी। तो फिर तैयार हो जाइए, हम चल रहे हैं, मैंने जवाब दिया, और वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। वेटर को बुलाकर मैंने बर्तन उठवाए और उसके बाद अपना लिबास तब्दील करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद हम होटल से बाहर आए। जहन को बिल्कुल आजाद छोड़ दिया था। उस वक्त उसकी कुर्बत में कोई खास लुत्फ भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये चाहता था कि कम से कम तेहरान की सियाहत में कोई कमी न रह जाए। वैसे भी खूबसूरत इलाका था और इसके बारे में मुझे तफसीलात मालूम थी। चुनाचे हम एक टैक्सी लेकर चल पड़े और फिर एक खूबसूरत पहाड़ के पहलू में वाक़े एक हसीन जगह पहुंच गए। ये जगह शहर से 2000 फुट बुलंद है। सख्त गर्मी में जब तेहरान तपने लगता है तो यहाँ बहार का मौसम होता है। पुरौनक बाजार और बुलंदोबाला इमारतें आहिस्ता आहिस्ता पीछे रहती जा रही थीं और हम आगे बढ़ रहे थे। फजा में सुकून था और सड़क के पहलू में गुनगुनाती हुई नदी के शोर में परिंदों की चहचहाहट शामिल थी। पहाड़ी चश्मों की आवाजें उबर रही थी। फजा में खुनकी फैली हुई थी। सड़कों के दोनों अतराफ फूलों के तख्ते और घने सरसब्ज चनारों की कतारें थीं। हम उस सड़क पर कोई मोड़ मुड़ते तो यूं महसूस होता जैसे ये दरख्त हमारा रास्ता रोक लेंगे। दरख्तों की शाखें इतनी नीची थीं कि टैक्सी की छत से थोड़ी सी ऊंची रह जाती थीं। बहरहाल चनार के सब्जी माइल पत्ते हमारी टैक्सी पर बारिश के कतरों की तरह बरसते रहे और थोड़ी देर टैक्सी एक हसीन इलाके में जाकर रुक गई। यहाँ कुछ खूबसूरत रेस्टोरेंट फैले हुए थे। हम एक पथरीली चट्टान में तराशी हुई सीढ़ियां तय करके एक रेस्टोरेंट में आ गए और एक मेज मुंतखब कर ली। थोड़े ही फासले पर एक चश्मा उबल रहा था। मेजों पर रंग बिरंगे गुलदानों के बजाय नन्हे नन्हे परिंदों के पिंजरे रखे हुए थे। माहौल बेहद खूबसूरत था। मैंने रोजाना फरनाज की आंखों में बच्चों की सी कैफियत पाई। यूं लग रहा था जैसे वो इस वक्त बाकी सब कुछ भूल गई हो और इन तमाम मनाजर से लुत्फ अंदोज हो रही हो। तुम्हें ये सब कुछ कैसा लगता है? उसने सवाल किया। बहुत खूबसूरत। यकीन करो मेरा दिल तो चाहता है कि उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। इस वक्त तुम्हारी ज़हनी कैफियत क्या है? बस यूं समझो मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मुझे इन मनाजर ने अपने आप में गुम कर लिया है। दुनिया कितनी हसीन है, कभी गौर करो तो पता चलता है। लेकिन बाज लोग इस दुनिया से किस कदर दूर हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मेरे वालिदैन मुझे कभी न मिले और मुझे पता न चल सका कि वो कौन है तो मैं क्या करूंगी? मैं इस सवाल पर बौखलाए हुए अंदाज में उसे देखने लगा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, शादी कर लेना। इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा जहन तब्दील हो जाएगा। क्या शादी करने से जहन तब्दील हो जाता है? शायद ऐसा ही होता है। तुमने शादी की है? नहीं, मेरा जहन जैसे का तैसा है। मैंने फौरन जवाब दिया और वो मेरे जवाब पर संजीदगी से गौर करने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। भरतौर कम से कम यहाँ के मौसम ने जहन पर इस कदर खुशगवार कैफियत पैदा कर दी थी कि बुरा नहीं लग रहा था। बुलंद दरख्तों, खुशगवार फूल और बहते हुए दरिया का शोर, हवा की सरसराहटें जिनमें जिंदगी की लहरें थीं। यहाँ पहुँचने के बाद हमने कुछ खाया पिया। हालांकि देर से नाश्ता किया था, लेकिन इसके बावजूद भूख लगने लगी थी और हमें खाने पीने में बहुत लुत्फ आ रहा था। रोजाना फरनाज के अंदाज से ये मालूम होता था जैसे दर हकीकत वो अपने किसी बहुत ही करीबी दोस्त के साथ तेहरान की सियाहत करने के लिए आई हो। बहरहाल मेरे जहन में यह तस्वुर बेदार हुआ कि आगा तौकीर की तलाश के सिलसिले में क्या इक़दाम कर सकता हूँ। लड़की तो खैर मासूम थी। ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली गई थी
और मुझसे ये भी कहा गया था कि मुझे हालात में अपने लिए रास्ता निकालना है। अगर ये बाकायदा मुझ पर मुसलत रही तो फिर यूं ही मासूमाना हरकतें होती रहेंगी। मैं इन मासूमाना हरकतों में कहां तक उसका साथ दूंगा। खैर, अभी इस मसले में कोई जल्दबाजी नहीं थी मुझे, क्योंकि आए हुए यहाँ वक्त ही कितना गुजरा था। खासी सैरो सयाहत करने के बाद हम बिल आखिर रियो पैलेस वापस पलट आए। रोजाना फरनाज बहुत खुश थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ इस किस्म की सियाहत करने में मुझे जितना लुत्फ आया है बयान नहीं कर सकती। ये दिल चाहता है कि बस मुल्क मुल्क इसी तरह घूमती फिरूं। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, आपको गालिबन याद नहीं रहा है मिस रोजाना फरनाज, ये मुझे एक खास मकसद के तहत आप तक पहुंचाया गया है और अब मैं ये चाहता हूँ कि इस मकसद का आगाज हो जाए। वो एकदम संजीदा हो गई। उसने कहा, हाँ, न जाने क्यों बार बार मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। शायद अपने आप को भी सब कुछ याद रखना बेहद जरूरी है। मुल्क मुल्क की सियाहत करने के बजाय अगर मुझे ये तमाम मालूमात हासिल हो जाएं कि आगा तौकीर हमें कहाँ मिल सकेगा तो मैं ज्यादा मौसर अंदाज में काम कर सकता हूँ। मगर ये मालूमात मैं कहाँ से फराहम करूँ? अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं खुद ही आगा तौकीर को तलाश कर लेती। बहरतौर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता सोचने के लिए मेरे पास अब बहुत कुछ हो गया था। दिन में काफी सैरो सयाहत की गई थी और अब इस वक्त कुछ थकन सी महसूस हो रही थी। चुनाचे वो भी आराम करने अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में बैठा ये सोचता रहा कि आखिर ये हमाकतें मैं कब तक जारी रख सकूंगा। इसे सैरो सयाहत कराने के लिए तो मुझे यहाँ नहीं भेजा गया था। अभी मैं इन सोचों में गुम था कि दफातन टेलीफोन की घंटी बजी और एकदम ही मेरे जहन में वो शख्स आ गया जिसने मुझे पहली बार टेलीफोन किया। मैंने टेलीफोन रिसीव किया तो वही आवाज सुनाई दी, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। क्या हो रहा है? जक मार रहा हूँ। अच्छा मशगला है। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी के साथ कहा गया और फिर उसने कहा, मेरे ख्याल में तुम बोर हो रहे हो। क्या मैं आपको आपके नाम से मुखातिब करने की कोशिश करूं? वाह, ये कोशिश मेरे लिए हैरत अंगेज होगी। तब फिर मैं आपको मिस्टर डिगल्सन कह सकता हूँ। दूसरी तरफ चंद लम्हात के लिए खामोशी छा गई। फिर आवाज सुनाई दी, नहीं, मैं डिगल्सन नहीं हूँ, लेकिन डिगल्सन को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं ये भी समझता हूँ कि लड़की ने इस सिलसिले में तुम्हें तफसीलात बताई होंगी। इन चक्करों में मत पड़ो कि ये डिगल्सन कौन है, क्या है। ये मालूम करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन मैं एक राय पेश करना चाहता हूँ। जी, दरअसल प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियां करना जरूरी हो गई हैं। तुम अगर मुनासिब समझो तो लड़की से अलग हो जाओ।